माय डियर चैंपियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस इन इंग्लिश। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट को और इसको यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके पहले हम पढ़ाए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इस वीडियो में पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके पहले हम आपको बताए थे कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे अभी देखिए आ रहा है, ये रहा आपका, यहाँ है, हाँ ये है रिफ्रैक्शन। एक सेकंड, ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा था कि प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में आ रही थी और सघन माध्यम में ही वापस लौट जा रही थी। मतलब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और ये जो घटना होती है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यानी क्या हुआ? सबसे आसान लैंग्वेज में उसको देखिए कि रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम में आई और पहले ही माध्यम में वापस लौट गई। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि जो प्रकाश की किरण है वो पहले माध्यम में आई, दूसरे माध्यम में भी जा रही है और जब वो दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक पारदर्शी माध्यम कह लीजिए या फिर एक माध्यम कह लीजिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। और ये जो घटना होती है, अपने मार्ग से विचलित होने की जो प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पानी में डाली हुई पेंसिल टेढ़ी दिखती है। ठीक, आप कभी भी पानी में पेंसिल डालेंगे तो देखेंगे कि वो टेढ़ी दिखाई देती है। ये क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में क्या बताए थे कि जो आपका प्रतिबिंब होता है वो किसी तालाब में दिखाई देता है। आप किसी तालाब के पास जाके खड़ी हुई है और देखिए कि आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? ये प्रकाश का परावर्तन था। और ये क्या है? पानी में डाली हुई पेंसिल टेढ़ी दिखती है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन है। तारों का टिमटिमाना, ये भी प्रकाश का अपवर्तन है। यहाँ पे आपको पढ़ा दिए प्रकाश का अपवर्तन, इसको आपको फिगर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा फिगर से। ये है आपका फिगर, देखिए यहाँ आ रही है प्रकाश की किरण पहली माध्यम में, देख रहे हैं पहला माध्यम सघन है जो जल है, और यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है। हम आपको बताए थे कि जो किरण आती है यानी आपतित किरण, ये आ रही है और यहाँ देखिए ये दूसरे माध्यम में गई है और अपने मार्ग से विचलित हो गई है। कहाँ? वो जैसे आई है वैसे दूसरे माध्यम में दिख रही है? नहीं दिख रही है, अपने मार्ग से हटी हुई दिख रही है। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश की किरण पहले माध्यम में आई और वो जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये जो घटना होता है वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसी प्रोसेस को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन में क्या हो रहा था कि जो आपकी किरण है जो पहले माध्यम में आपको दिख रही है वो आप देखे थे कि अभिलंब से सटी हुई उसी माध्यम में गई थी, वहां से आई आपतित किरण और देखे थे कि परावर्तित किरण वही थी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपकी किरण आ रही है आपतित किरण, वहां देखिए पहले माध्यम में है और दूसरे माध्यम में आपको दिख रहा है अपवर्तित किरण। हाँ, तो वो दूसरे माध्यम में आ गई है और अपने मार्ग से विचलित हो गई है। तो अपने मार्ग से विचलित होने की जो प्रक्रिया है प्रकाश के, वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसे ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसको क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे किरण ये आ रही है, ये आपतित किरण, और यहाँ आके अपवर्तित हुई है तो ये दूर हट गई है। ठीक है, वहां पे देखे थे कि एंगल आई यहाँ था और एंगल आर यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है? एंगल आर यहाँ आ गया है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये प्रकाश का अपवर्तन है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका कुछ नियम है। वहां पे प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम था? परावर्तन का नियम था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था। पहला नियम यही था ना। और इसमें देखिए नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ हैं, जो ये n दिख रहा है आपको, ये पृष्ठ दोनों माध्यमों को पृथक कर रहा है। और यहां से ये कौन है? अपवर्तित किरण। तो इसीलिए आपके डिफिनीशन में ये चीज लिखा गया है कि दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ,
यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का नियम है। और इसका दूसरा नियम जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप जरूर अपने कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा और इसको देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेकंड नियम को कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को पढ़ेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक, दो माध्यम होगा। आप देखे थे कि प्रकाश जो होता है वो दो माध्यमों में गमन करता है, दो माध्यमों में चलता है। तो ये प्रकाश का नियम ही है, प्रकाश के अपवर्तन का। तो यहाँ भी दो माध्यम होगा। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश का रंग क्या है, एक ही है। आपतन कोण की ज्या यानी कि आई, और ज्या को क्या कहते हैं, साइन। आपतन कोण है आई और इसकी ज्या जो है वो साइन है। और अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण क्या है, आर, और इसकी ज्या क्या है, साइन का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा कैसे पढ़ेंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यहाँ पे हो गया स्नेल का नियम। ये अपवर्तन का दो नियम है जिसको आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका सेकंड टॉपिक है जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो डेफिनेशन होता है, इसी में हम क्रिटिकल एंगल को देखते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को देखिए, प्रकाश का आप क्या देख लिए, परावर्तन देख लिए, अपवर्तन देख लिए, उन दोनों का नियम देख लिए। अब क्या देखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर हटती है। आप देखे हैं ना अपवर्तन में, देखिए क्यों हम आपको पहले परावर्तन पढ़ाए हैं, फिर अपवर्तन पढ़ाए हैं, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप परावर्तन में देखें कि जो प्रकाश की किरण थी वो पहले माध्यम में आ रही थी और उसी माध्यम में वापस लौट जा रही थी। लेकिन अपवर्तन में आप क्या देखे हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ माध्यम में पहले आई और देख रहे हैं कि सेकंड में भी जा रही है। फिगर में आप यही देखे हैं ना कि सेकंड माध्यम में भी आ रही है वो। तो जब सेकंड में वो जा रही है किरण, तो वहीं पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। उसमें हम आपको बताए थे कि वो अपने मार्ग को बदल देती है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो विचलित क्या हुई थी, अभिलंब से दूर हट रही थी। तो वैसे ही यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब से दूर हटती हैं। और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आसान डिफिनेशन याद करेंगे कैसे, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगता है और इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसी विशेष आपतन कोण, जिस विशेष आपतन कोण का यहाँ बात हो रहा है, उसी विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अतः क्रांतिक कोण का डिफिनेशन क्या होगा कि क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इसको मैं दिखा रही हूँ आपको, क्रांतिक कोण का डिफिनेशन यहाँ पे है, एक सेकंड। देखिए यही डिफिनेशन अभी आपको बोले हैं कि क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो क्रांतिक कोण का डिफिनेशन किस में था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ेंगे आप। और उसका कुछ शर्त है, उसका कुछ एग्जाम्पल है जिसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, हीरा क्यों चमकता है, हीरा का अधिक चमकना। हीरा का अधिक चमकना क्यों है, हीरा क्यों अधिक चमकता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता तो हीरा अधिक नहीं चमक, हीरा तो चमकता ही, लेकिन हमको ऐसा लगता क्यों है कि हीरा चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। ऑप्टिकल फाइबर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप, हीरे का अधिक चमकना, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण, मेडिकल एंडोस्कोपी मशीन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का पूर्ण परावर्तन और रेगिस्तान में मरीचिका।
ये है रियल लाइफ एग्जाम्पल किसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और इसको आप जरूर देखेंगे। कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है, ऐसी एग्जाम्पल दे देता है और इसमें आपका दे देगा ऑप्शन। ऑप्शन में क्या देगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें से क्या सही होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे, अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे तो फिर आपको याद रहेगा आराम। हाँ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। अब देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ये चीज पूछता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ठीक, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा, अब आप ये देखिए कि वो कितने मार्क्स में पूछा है। अगर वो 2 नंबर में पूछा है तो आप सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख दीजिए। हाँ, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप देखिए कि कितने मार्क्स में पूछा है। अगर वो मान लीजिए 2 नंबर में पूछा है तो आप सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिख दीजिए। लेकिन वही चीज अगर 3 नंबर या फिर 4 नंबर में पूछा है, अब तो आपके पैटर्न में देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 3-4 नंबर में पूछे तो आप इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन लिखिए, उसमें थोड़ा क्रांतिक कोण को हाईलाइट कर दीजिए, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ही क्रांतिक कोण का डेफिनेशन है। और इसका एग्जाम्पल लिखिए और इसका ये आवश्यक शर्त जो है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसकी शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शर्तें, पहला देखिए कि इसका शर्त क्या है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। मतलब प्रकाश का जो मार्ग है, उसके गमन करने का जो मार्ग है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो इसका 2 ही शर्त है जो बहुत बहुत ज्यादा आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और इसकी जो सेकंड शर्त है वो क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। अब देखिए, हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हाँ, गोलीय दर्पण का जो 2 पार्ट होता है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको थोड़ा सा गोलीय दर्पण भी बता देते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोले के किसी भाग के समान हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब इसकी परावर्तक सतह जो है वो गोले के भाग की समान है। वैसे ही गोलीय दर्पण जो होता है उस पे पॉलिश कर देते हैं। गोलीय दर्पण जो है वो 2 प्रकार का होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में ये आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण क्या है। हो सकता है 1 नंबर में पूछ दिया जाए, उसका कुछ एग्जाम्पल दे दिया जाए और एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाए, लेकिन ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसके मेन फोकस इसमें यही करना है कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अवतल दर्पण को सेविंग दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, सड़क मोड़ दर्पण। और इसको कहते क्यों है, ये हम आपको बता रहे हैं अगले स्लाइड में कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे आपके अवतल दर्पण को। जब अवतल दर्पण जानेंगे कि ये क्या होता है, तभी तो इसका यूज जानेंगे, तभी इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो अवतल दर्पण को कहते हैं कनकेव मिरर। सबसे पहले हम आपको इंग्लिश इसलिए बताते हैं क्योंकि जब आप कभी भी 12th पास करके, ठीक है, 12th तक तो काम चल जाएगा, यूपी हो सीबीएसई हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th के आगे आप जो भी करने जाएंगे उसमें इंग्लिश का बहुत ज्यादा रोल है, इसलिए इंग्लिश में पढ़ना सीखिए। ठीक है, चीजें हिंदी में पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। तो इंग्लिश जानते रहिए, कम से कम टॉपिक का तो इंग्लिश जानिए, पूरी चीजें इंग्लिश में नहीं जानिए लेकिन टॉपिक इंग्लिश। और एग्जाम में जब आप ऐसे लिख के आएंगे तो फिर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट एग्जामिनर को पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं, आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं। इसलिए इंग्लिश लिखा करिए। तो कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम आपको बना के दिखा पाए सब कुछ, लेकिन हाँ, जो भी चीजें हैं वो लिख के अगर जैसे समझा रहे हैं वैसे आप समझ गए तो फिर ठीक है, सारी चीजें आपको आ जाएंगी। वैसे आगे हम आपको इसको और अच्छे से बताएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका फिगर नहीं बनाया है। तो इसका जो परावर्तक सतह जो होता है ना अवतल दर्पण का, वो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है उसी को अवतल दर्पण कहते हैं। और जो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वो बाहर की ओर होती है, जो चीजें इसमें अंदर होती है वो चीजें उसमें बाहर होती हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्र करता है। इसकी विशेषताएं क्या है अवतल दर्पण की, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर करता है, जिसमें आप देखे होंगे अभिसारी और अपसारी, यही होता है। तो ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर एकत्र करता है।
इससे बनी छवि कैसी होती है, यानी इससे बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? जब पास रखेंगे, किसको पास रखेंगे? वस्तु को, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसे बनेगा? सीधा और आभासी। जब वस्तु पास है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा और आभासी है। दूर रखने पे उल्टी और वास्तविक होती है। छवि छोटी, बड़ी या समान आकार की हो सकती है। ये काफी लंबा ये पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे पास रखने पे। इसमें होता है कि जब वस्तु फोकस दूरी पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, ऐसा रख के इसको देखते हैं। लेकिन इतने शॉर्ट में मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे और चीजों को अच्छे से कवर कर पाएंगे। एग्जाम में शायद 1-2 नंबर में वो चीजें भी पूछ ली जाती हैं, उसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो बना दूंगी अगर आपको जरूरत होगा तो, क्योंकि अब एग्जाम काफी नजदीक है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वही बस आपको दिखा रही। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अब देखते हैं इसके यूजेस अवतल दर्पण के। ये है अवतल दर्पण के उपयोग। क्या लिखा गया है? बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े व्यास का अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखता है, जिससे चेहरे का सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। मतलब जो प्रतिबिंब में आप देख के और क्या बनाते हैं? दाढ़ी बनाता है कोई अपना, जो भी हो, मेल में जो भी अपना दाढ़ी बना रहा है, वो अपने चेहरे को जब देखता है तो वो कहाँ रखता है? मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखता है, ठीक, जिससे चेहरे का सीधा व बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। ये अगर मान लीजिए पूछ दिया अवतल दर्पण का उपयोग, तो आपको चीजें बड़ी लिखनी पड़ेंगी, छोटा तो आप लिख नहीं सकते हैं कि मिरर में करते हैं, डॉक्टर उसका यूज करते हैं, ये शॉर्ट में लिख देंगे तो नंबर कम मिल जाएगा। इसलिए लॉन्ग में लिखिए उसको, क्योंकि शायद पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन आपसे। तो डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं, जिससे ये अंग भली भांति प्रकाशित हो जाते हैं। तो आंख में भी इसका यूज किया जाता है। अवतल वैसे तो आंख में विशेषकर लेंस का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें दर्पण भी लगाए जाते हैं, जो काफी डीपली प्रोसेस है, जिसमें केवल हम आपको अवतल दर्पण पढ़ाएंगे तब उस टाइम पढ़ा देंगे, आप कहेंगे तो। यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्चलाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो ये अवतल दर्पण का उपयोग है, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे से लर्न कर लेंगे। जैसा लिखा गया है वैसे ही सेम, इसमें बहुत कुछ समझने की जरूरत नहीं है, और इसको याद करके और उसके बाद से इसको एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, कनकेव मिरर तो हो गया, अब पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। मैंने आपको अवतल में क्या बताया? अंदर की ओर थी, इसमें बाहर की ओर है। सेम इसका अपोजिट होता है ये प्रकाश किरणों को फैला देती है। वो क्या कर रही थी? एक बिंदु पे एकत्र कर रही थी अवतल दर्पण, और ये क्या कर रही है? प्रकाश किरणों को फैला दे रही है। तो उत्तल और अवतल में क्या अंतर है? कि वो बिंदु को एकत्र की है और ये किरणों को फैला दी है। इससे बनी छवि हमेशा क्या होती है? सीधी, आभासी और छोटी होती है, देखने का क्षेत्र अधिक होता है। उसके अपोजिट ये है, इसको अच्छे से आप लर्न करेंगे। मैं ज्यादा समय इस पे इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि आपके एग्जाम में कभी शायद पूछे नहीं जाते हैं अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इसके यूजेस ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसको आप याद करिएगा। इसका यूज कहाँ होता है? तो जो गली में जो लैंप लगता है, गली यानी रोडों पे देखोगे आप, ऊपर लाइट लगा हुआ है, उस लाइट में किसका यूज किया जाता है? उस लाइट में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। लैंप का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है और यह गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र पर फैल जाता है। ये क्या करता है? उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। वो क्या कर रहा था कि उसमें एक बिंदु पे प्रकाश इकट्ठा हो रही थी अवतल दर्पण में, ठीक है, और इसमें क्या हो रही है? फैल रही है। तो आप इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि गली तथा बाजार में जो लैंप लगे होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए तो लगा नहीं होता है कि यहीं पे इसको देखना है इसलिए यहाँ पे लगाया गया है। पूरे वो गली के लिए लगाया जाता है, पूरे रोड के लिए लगाया जाता है, तो इसलिए वहां पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि पूरा गली और पूरा रोड आसानी से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है? उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर करते हैं। लैंप का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है और यह गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र पर फैल जाता है। अपसारी और अभिसारी, अभिसारी कहते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना और अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, अभिसारी का मतलब इकट्ठा और अपसारी का मतलब फैलना। उत्तल दर्पण मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है। इससे ड्राइवर पीछे से
सड़क पर आने वाले सभी व्यक्तियों तथा गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। ये प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे होते हैं। इस काम के लिए समतल दर्पण का उपयोग भी किया जाता है। शायद आपके एग्जाम में कभी समतल दर्पण पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन समतल दर्पण भी आप देख लीजिएगा। आप कहेंगे तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगी। अच्छा पॉइंट है समतल दर्पण, और इस चीज के लिए समतल दर्पण का यूज भी किया जाता है। मतलब यहाँ पे उत्तल दर्पण भी यूज किया जा सकता है और समतल दर्पण भी यूज किया जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से राइट करके और लर्न करेंगे जैसा मैंने लिखा है। एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर ऑफ अ लेंस, मतलब लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जो होती है वो लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि फोकस दूरी जो P होता है, लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/f जो है, इसमें जो F से P का जो रिलेशन है वो प्रतिलोम का है। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी P बढ़ा तो फोकस दूरी अगर तो फोकस दूरी कम हो जाएगा, और फोकस दूरी को बढ़ाएंगे तो P क्या होगा, P कम हो जाएगा। प्रतिलोम का मतलब होता है अपोजिट, एक को बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा, दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला वाला घट जाएगा। तो ऐसा होता है फोकस दूरी। लेंस की क्षमता हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता जो होती है वो लेंस की क्षमता होती है। इसमें जो लिखा गया है वो भी ठीक है, और जो मैंने बताया उस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे कि लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस के फोकस दूरी के। हाँ, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। और यहाँ पे जो हम जो बोले हैं वो क्या बोले हैं, लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखे रहिएगा। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है। जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है, तथा जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसकी क्षमता कम होती है। ये चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है, और इसको आप पढ़ लेंगे और एक डेफिनेशन इसमें और ऐड कर लेंगे आप अपने कॉपी पे कि लेंस की क्षमता जो होती है वो लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। और लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं, और लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता का इकाई डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं इसका यूज। यूज का सबसे बड़ा रूल जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में है और आपके डेली लाइफ में, कि कोई भी चीज हम पढ़े तो उसका यूज कहाँ कर रहा है। इसलिए हम आपको सारी चीजों का यूज यहाँ पे लिखे हैं, चाहे प्रकाश का परावर्तन हुआ, चाहे प्रकाश का अपवर्तन हुआ, चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, चाहे क्रांतिक कोण हुआ, और चाहे लेंस की क्षमता हुआ। तो देखिए, उत्तल लेंस का उपयोग आंख की दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग आंख की निकट दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं। और ये क्या है, ये लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता यानी उत्तल लेंस की क्षमता या फिर अवतल लेंस की क्षमता। तो जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो अलग होती है, और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो भी अलग होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको आप याद कर लेंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, चश्मे में, दूरबीन में, सूक्ष्मदर्शी में, कैमरा में, प्रोजेक्ट कार्य में। सूक्ष्मदर्शी को किस लिए यूज करते हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। नाम से ही लग रहा है सूक्ष्मदर्शी यानी सूक्ष्म वस्तुओं को देखना। प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे में यूज करते हैं, विभिन्न प्रकाशीय यंत्र के निर्माण में करते हैं। ऐसे ही हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको पढ़ाए हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे, और जिस भी चीज की और आवश्यकता हो कि आपने मेरे से ज्यादा सेट को सॉल्व किया होगा, मेरे से ज्यादा पेपर को देखा होगा आपने कि आपकी क्या क्या चीजें पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको लगी कि इस वीडियो में कुछ छूट गया है फर्स्ट चैप्टर से, छूटा तो है कुछ टॉपिक लेकिन वो शायद बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगे इसमें कि कुछ कम है तो फिर आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वहां से हम देखेंगे और आप वो चीजें भी डालने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। और वीडियो को आप अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको वॉच करें लंबे समय तक। ठीक है, थैंक यू डियर चैंपियन।